गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला चैप्टर है हम लोगों का। और पहला चैप्टर में हम लोग जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का जो पहला टॉपिक है वह हम लोगों का वह फ्रांसीसी क्रांति। सोशल साइंस में, हिस्ट्री में खासा ब्रॉड सिलेबस होता है हिस्ट्री का, और इसमें पहला जो टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड में जो रिवॉल्यूशन मानी जाती है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी जो विश्व के अन्य देशों की क्रांतियों की सृजनकर्ता मानी जाती है। बहुत सारे विश्व में हुए क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी क्रांतियों से बहुत चीजों को सीखा था। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है फ्रांसीसी और एक शब्द है क्रांति। फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी कहा जाता है, फ्रांस के लोगों ने, और एक क्रांति है। क्रांति क्या होता है? रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। तो क्रांति के शब्दों को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्रांति कहते किसे हैं? किसी भी एक भौगोलिक सीमा में निवास करने वाली जनता और उस भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में, चहर दीवारी में, क्योंकि भारत भी एक भौगोलिक सीमा है, हर देश का आज एक भौगोलिक सीमा है, एक बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। एक निश्चित भूमि में निवास करने वाली जनता जब अपनी शासक से असंतुष्ट हो जाती है, अपनी शासक से, अपनी राजा से असंतुष्ट हो जाती है, तब वहां के लोग अपनी राजा के खिलाफ, शासन करने वालों वर्ग के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल फूंक देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, आलोचना करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इसी चीज को क्रांति कहा जाता है। तो फ्रांस की जनता ने अपने यहाँ के राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजा के क्रियाकलापों के खिलाफ जो विद्रोह किया, उसी को क्रांति कहा गया। यही फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों को पढ़ना है। तो फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसी क्रांति है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता मतलब सभी लोगों को एक समान व्यवहार किया जाए, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए ही समानता है। सभी को एक समान अवसर दिया जाए, समानता है। दूसरी चीज स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम। जस्ट लाइक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी स्वतंत्र तरीके से घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहना ही बंधुत्व की भावना कहा जाता है, भाईचारे की भावना कहा जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से इन तीन स्लोगन निकले थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीन ऐसे स्लोगन थे जो विश्व के अनेक क्रांतिकारियों ने इन नारों से सीख लिया, और वे भी अपने यहां, दूसरे देश के लोग भी अपने यहां समानता की मांग करने लगे, स्वतंत्रता की मांग करने लगे और बंधुता पर जोर दिए। ये फ्रांसीसी क्रांति की महत्ता है। तो फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, कब प्रारंभ हुआ, उसके कारण क्या थे, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति जो है एक घटना घटी थी, और वह घटना क्या था? आप जैसा कि देख रहे हैं, वह घटना था आपका 14 जुलाई 1789 को।
14 जुलाई 1789 को सुबह में, इसी दिन सुबह में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह में एक वहां पर आतंक का माहौल था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहीं पे एक आतंक का माहौल था। लोग डरे हुए थे और डरने का कारण यह था कि वहां का जो सम्राट था वह अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया और कहा, कुछ सैनिकों को आदेश दिया घुसने के लिए। कहां पर? तो लोगों के बीच में। और यह एक ऐसा अफवाह फैला वहां पर, र्यूमर फैला। अफवाह समझते हैं आप सब ना? अफवाह फैलना, जैसे कहीं पर अफवाह फैलता है कि कुछ लोग बच्चों के सर काट करके लेकर जा रहे हैं। भारत में कई सारी अफवाहें फैलती हैं, कई बार निराधार हो जाता है अफवाह। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले हम लोग भी सुना करते थे, भारत में एक मुहनोचवा एक कुछ चीज थी जो लोगों को चेहरे पर हमला करती थी और नोच करके लेकर चली जाती थी। तो यह एक अफवाह फैला था। उसी तरह से एक अफवाह फैला वहां पर पेरिस में, और अफवाह यह फैला कि जो राजा है वहां का, लुई 16 वहां का राजा था। कौन था वहां का राजा? कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस का राजा कौन था? तो वहां का राजा फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16 था। कौन था? लुई 16। अफवाह यह फैला कि वह सैनिकों को यह आदेश दिया है कि लोगों पर गोलियों की बौछार कर दे, गोलियां चला दे। इस अफवाह को सुनकर फ्रांस में, पेरिस में लगभग 7000 मर्द और औरतें, स्त्री और पुरुष, बच्चे भी शामिल थे, लगभग 7000 स्त्री और पुरुष सड़क पे निकल गए। कई जगहों पर भीड़ इकट्ठे हो गए और इस भीड़ इकट्ठे ने एक टाउन हॉल के सामने एकत्र होकर, कहां पे सामने एकत्रित हुए लोग? एक टाउन हॉल में ये लोग एकत्रित हो जाते हैं। एक स्थान था जहां पर लोग रुक सकें, उसी को टाउन हॉल कहा गया। वहीं पे लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद वहां पर एक जन सेना का गठन करने का उन लोगों ने मन बनाया। 7000 मर्द औरतों की जो भीड़ था वह निकल पड़ा सड़कों पर और एक टाउन हॉल के पास जाकर के वहां पर लोगों ने क्या किया? एक जन सेना क्या बनाया उन लोगों ने? जन सेना। जन मतलब जनता की सेना। जनता की सेना उन लोगों ने बनाया अपना, एक फौज बनाया खुद अपना। किससे लड़ने के लिए? तो सरकार की गलत नीतियों से लड़ने के लिए। मतलब लुई 16 की गलत नीतियों से लड़ने के लिए उन लोगों ने अपनी एक सेना बनाया, जन सेना जिसे कहा गया। क्या कहा गया? जन सेना जिसे कहा गया। और ये लोग, जब रिमोर फैल गया था कि भाई सैनिक हमला कर देंगे तब तो हम लोग निहत्थे मारे जाएंगे, हम लोग आम जनता है, हम लोगों के पास अस्त्र शस्त्र की कमी है, तब वहां की जनता ने हथियारों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हथियारों की खोज वे उन जगहों पर करने लगे जहां पर उन्हें लगा कि यहां पर हमला करने से, यहां पर सरकारी आवास पर हमला करने से या अन्य जगहों पर हमला करने से मुझे हथियार की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे अस्त्र शस्त्र मिल जाएंगे, मुझे गोली बंदूक इत्यादि मिल जाएंगे। उन स्थानों पर जनता ने हमला करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जन सेना ने हमला करना प्रारंभ कर दिया। जो लोगों ने टाउन हॉल में एकत्रित होकर जन सेना बनाया था, ये जन सेना निकल पड़ी और हथियारों की खोज करने लगी। और हथियार कहाँ मिलते थे? तो सरकारी आवास, जो लुई 16 का जो सरकारी आवास होता है, जैसे आज यदि हम लोगों को मान लीजिए अगर आपको हथियार की आवश्यकता है
हथियार किसके पास दिखाई पड़ता है? पुरुषों के पास दिखाई पड़ता है। अब आपको हथियार अगर लूटना है तब तो थाने में तो हथियार होता है, वहां पर तो हमला करना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा उनसे। उसी तरह से वहां पर लोगों ने हमला किया सरकारी भवनों पे और हथियार लोगों ने वहां से प्राप्त करने की कोशिश किया। और इसी क्रम में लोग आगे बढ़े और एक बास्तिल था। बास्तिल याद कीजिएगा, एक बास्तिल था। बास्तिल एक किला था वहां पे। क्या था? बास्तिल का एक किला था और उस किले को ही जेल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? एक बास्तिल का किला था, जो बास्तिल नाम था उसका। बास्तिल किले को जेल बना दिया गया था सरकार के द्वारा और कुछ कैदियों को वहां पर रखा गया था बास्तिल किले में, जो जेल बन गया था। और सरकार कैदियों पर निरंकुशता अपनाती थी, बर्बरता पूर्ण तरीके से मारती थी। बर्बरता पूर्ण तरीके से मारने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक बेदर्दी की तरह मारना, ऐसा प्रहार करना जिसमें मानवता समाप्त हो जाए, अगले की कष्ट की अनुभव न करना, इतना उसे कष्ट पहुंचा, इतना कष्ट पहुंचाती थी लुई 16 की सेनाएं। लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ गया था। लोगों ने बास्तिल की किले पर धावा बोल दिया। और धावा बोल दिया, लोग इस आशा से भी धावा बोले थे कि कुछ हथियार प्राप्त हो जाएंगे हमें। जब धावा बोलते हैं वहां पे, तो वहां पे कुछ जो कैदी थे उन कैदियों को छुड़ा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है जन सेनाओं के द्वारा, छोड़ दिया जाता है। जेल के जो गेट बंद थे उसको खोल दिया जाता है, कैदी भाग जाते हैं, भगा दिया गया उन्हें। मोस्टली 7 कैदी वहां पर मुख्य रूप से बंद थे और उन लोगों को जब भगा दिया जाता है तो उसी समय सेनाओं के बीच, मतलब बास्तिल में भाई कुछ सरकारी सेना भी तो होंगे ना वहां पर सुरक्षा करने के लिए उस जेल का, ताकि कैदी जो थे उनकी निगरानी कर सकें। उनका जो कमांडर था, बास्तिल का कमांडर जो था, वह मार डाला गया। इस क्रांति में, इस युद्ध में, इस मुठभेड़ में बास्तिल का कमांडर जो था वह मार दिया गया साथियों। उसका मौत हो जाता है। उसकी मौत के बाद और जेल को तोड़ दिया गया। जेल को तोड़ दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो अवशेष चिन्ह बचे, जेल को जब तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद जो अवशेष चिन्ह बचे जेल के, उसको जन सेना ने, लोगों ने बेचना प्रारंभ कर दिया। तो बेचने लगे तो कौन खरीदेगा भाई? जैसे गांधी जी के आज चश्मे नीलाम किए जाते हैं, कौन खरीदता है? तो जो पुरानी वस्तुओं को संग्रह करने की जिनमें जिज्ञासा हो, वे लोग खरीद लिया करते हैं। हम आप अपनी शर्ट पैंट बेचेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग अपनी पेन बेचेंगे तो हम लोगों को 1 रुपए लोग फ्री में मांग करेंगे, लोग 50 पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन यदि गांधी जी का, मोदी जी का सूट बिका कई लाख में, गांधी जी का चश्मा बिकता है कई लाख में, लाठी बिकता है कई लाख में। तो इस तरीके से जेल के अवशेषों को जब तोड़ दिया गया तो लोगों बेचना प्रारंभ कर दिए और उन लोगों के हाथों में बेच दिए जो स्मृतियों को संजो कर रखना चाहते थे, उनके हाथों में बेच दिया जाता है। और जब बेच दिया गया साथियों, यह संघर्ष जो था पेरिस और देहाती क्षेत्रों में फैला। यह पेरिस के और देहाती क्षेत्रों में भी कुछ अन्य वर्षों तक भी चलता रहा और समय तक भी चलता रहा। मतलब ये बंद नहीं हुआ। जब ये प्रारंभ हो गया सरकार और जनता के बीच में संघर्ष, विद्रोह, लड़ाई, तो ये लड़ाई बंद नहीं हुई, क्योंकि सरकार बर्बरता पूर्ण तरीके से जनता पर दबाव बनाई हुई थी, मनमाना कर रही थी जनता के ऊपर। तो इसी क्रांति का अंत क्या हुआ? इसी क्रांति का अंत हुआ कि सम्राट को फांसी दे दिया गया बाद में। यह जो संघर्ष प्रारंभ होते होते इतना संघर्ष बढ़ गया कि वहां की जनता ने, फ्रांस की जनता ने अपने राजा लुई 16 को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। और इसी से यह क्रांति समाप्त होता है। यह क्रांति कैसे प्रारंभ हुआ, किस कौन कौन सी घटनाएं घटी इस क्रांति को होने में,
इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। तो आगे हम लोग देखें कैसे और घटनाएं घटी। देखिए एक महत्वपूर्ण घटना है 1774 ईस्वी का। 1774 में बुर्बो राजवंश एक क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांस में किस राजवंश का शासन था पूछेगा तो आपको बताना होगा कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका था? बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस में। और वहां का राजा बना 1774 में लुई 16 वहां का राजा बनता है और यह 20 वर्ष की आयु में ही राजा बनता है, राजगद्दी पर बैठता है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 20 वर्ष की अवस्था में यह राजा बनता है। इसका विवाह होता है ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से। इसका शादी किससे होता है? ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से इसका शादी होता है, विवाह होता है। और विवाह जब उसका होता है तो उसके बाद क्या होता है कि विवाह में बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है राजा के द्वारा। लेकिन घटना यह है कि विवाह में हम सब भी खर्च करते हैं, लेकिन खर्च कौन सा खर्च करते हैं? ऋण लेकर खर्च करते हैं या अपने पास जमा किए गए पूंजी को खर्च करते हैं? दो बातें हैं ना। अब बच्चे आप दुकान में जाते हो, दुकान में टॉफी खरीदते हो, शर्ट पैंट खरीदते हो, तो क्या दूसरे से कर्ज पैसे लेकर के अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हो? हमेशा शान शौकत पूरा करते हो क्या? ऋण लेकर के कोई शान शौकत पूरा कर सकता है क्या? यदि ऐसा करता है तब तो वह ऋण में हमेशा डूबा रहेगा। तो इसीलिए यह बात सीखने की भी चीज है यहाँ पर। तो राजा जो थे खूब विवाह में खर्च किए और फ्रांस पर कर्ज ज्यादा था। क्या था? फ्रांस पर कर्ज ज्यादा था। राजकोष खाली हो चुका था, खाली था राजकोष पूरा। वहां पे राजकोष समझते हैं ना, मतलब जो राजा का जो कोष था, जो पैसा था, वह खाली हो चुका था। पैसा नहीं था सरकार के पास। और वर्षाय के महल, जो वर्षाय का महल था, वहां पर कई सौ रानियां और जो पटरानियां थी, जो दास दासियां थी, वे कार्य करते थे, कर्मचारी कार्य करते थे। उनका वेतन देना, सैलरी देना सरकार पर महंगा पड़ रहा था। और इन सब महंगाई, ये सब खर्चे का जो बोझ था वह जनता पर पड़ रहा था। किस पर पड़ रहा था? जनता पर पड़ रहा था। खूब राजा अपने शान शौकत में रहा करते थे वर्षाय के महल में। वर्षाय का महल अपने आप का बहुत बड़ा महल था उस समय का। जो कर्ज यदि देखा जाएगा साथियों, तो कर्ज की अगर बात की जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि उस समय कर्ज जो था एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बीच में घटी थी। लुई 16 जो थे, लुई 16 के ही समय की घटना है कि अमेरिका के 13 कैंटीन, अमेरिका जो था, यूएसए जो था, वह 13 कैंटीनों में, 13 उपनिवेशों में बटा हुआ था। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितने कैंटीनों में बटा हुआ था, कितने उपनिवेशों में बटा हुआ था? यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 13 उपनिवेशों में बटा हुआ था। और जो 13 ये उपनिवेश थे जो बटे हुए थे, वहां पर ब्रिटेन का शासन था। और ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों, यूएसए के, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में फ्रांस ने सहयोग दिया था। किसने सहयोग दिया था? फ्रांस ने सहयोग दिया था। जब सहयोग दिया तो 13 यूएसए के, अमेरिका के 13 उपनिवेश आजाद हो गए। आजाद होने के बाद फ्रांस पर कर्जा बढ़ गया, फ्रांस घाटे में चला गया, उसे कर्ज लेना पड़ा और उसे 10 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या होता है साथियों? तो लिब्रे यदि पूछेगा बेटा तो लिब्रे क्या बताओगे? तो लिब्रे जो था वह मुद्रा था फ्रांस का। लिब्रे क्या था? फ्रांस का मुद्रा था लिब्रे, जो 1794 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। लिब्रे को कब समाप्त किया गया? तो 1794 ईस्वी में लिब्रे को समाप्त कर दिया गया था। जो लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा थी। तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है लिब्रे। तो जब ये युद्ध होता है, फ्रांस जब सहयोग देता है 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में, तो 10 अरब लिब्रे की कर्ज जो है बढ़ जाता है ज्यादा। और पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। पहले से, युद्ध से पहले से ही 2 अरब लिब्रे की कर्ज फ्रांस पर पहले से थी।
तो कर्ज में डूब चुका था फ्रांस। और जब कर्ज में डूब चुका था तो वहां की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका था साथियों, बहुत ही खराब कंडीशन हो गया था फ्रांस का। लोगों के पास पैसे नहीं थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोगों के खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, जबकि राजा का शान शौकत बढ़ता जा रहा था। राजा खर्च करते जा रहे थे, वे जनता के बारे में सोचते नहीं थे। और यही सब चीजों के कारण जनता ने अपने राजा पर विश्वास करना बंद कर दिया। राजा जनता का विश्वास खोते चले गए और यही खोने से क्या हुआ साथियों कि वहां पे बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। अब आइए हम बात करते हैं समाज का कि फ्रांस की समाज किस तरीके की थी। तो फ्रांस का समाज यदि पूछा जाएगा तो आपको वहां पर बताना होगा कि फ्रांस का समाज कितनी भागों में बटा था। तो फ्रांस का समाज जो था साथियों वह 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा था? वहां का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। साथियों तो जो यहाँ का समाज था वह 3 भागों में बटा हुआ था। वे 3 भाग कौन कौन से थे आइए हम सब देखते हैं कि वे 3 भाग कौन कौन से थे। तो 3 भाग में जो प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग का। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था वहां का। किन किन 3 वर्गों में कौन कौन से थे? उस 3 वर्ग जो था वहां पे पहला वर्ग था प्रथम स्टेट। फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा तृतीय स्टेट। इन 3 स्टेट में वहां का समाज बटा हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। कौन आते थे? पादरी वर्ग शामिल थे। प्रथम स्टेट जो था वहां का उसमें पादरी वर्ग शामिल था। पादरी किसे कहते हैं? तो जो चर्च होता है ना, चर्च में जैसे फादर, जैसे कि आप हिंदू धर्म में देखते हैं पुजारी लोग होते हैं मंदिर में। आप मस्जिद में जाएंगे वहां पर मौलवी लोग होते हैं। इस तरह से आप जब क्रिश्चियन धर्म में जब आप चर्च में जाएंगे, उनके पूजा करने वाला स्थल चर्च है, जब चर्च में जाएंगे तो वहां पर फादर होते हैं। जो पादरी वर्ग था, है ना, जो क्रिश्चियन रिलीजन में श्रेष्ठ माने जाते थे, तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग माने जाते थे। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल थे। कुलीन मतलब धनी वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब क्या होता है? धनी वर्ग शामिल थे। और तृतीय स्टेट में कौन थे? तो इसमें बड़े व्यवसायी थे, वकील थे, किसान कारीगर थे, छोटे किसान, मजदूर, नौकर चाकर थे, समझ गए, शिक्षक थे। ये सभी लोग जो थे वे तृतीय स्टेट में शामिल थे। समझ गए? तृतीय स्टेट में याद कर लीजिएगा किन किन स्टेट में कौन कौन लोग शामिल थे। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बेटा इस सब चीजों को भी याद कर लेना कि प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी वर्ग थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे। तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर और नौकर, शिक्षक इत्यादि सब लोग शामिल थे तृतीय में। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि समाज का बंटवारा इतने वर्गों में वहां पे था, लेकिन ये जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग थे, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, इन लोगों को कुछ जन्मजात विशेषाधिकार मिला हुआ था। क्या मिला था? जन्मजात विशेषाधिकार इनको मिला हुआ था। मतलब जन्म से ही इनको ज्यादा अधिकार मिला हुआ था। तृतीय स्टेट की अपेक्षा इन दोनों को ज्यादा अधिकार मिला था। मतलब ज्यादा अधिकार का मतलब इन लोगों से कर नहीं लिया जाता था। फ्रांस की सरकार कर्ज में डूबी हुई है। राजा अपनी शान शौकत में खर्च करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, इन दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त था। इन लोगों से कर नहीं, टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स वसूला नहीं जाता था। टैक्स कौन पे करता था? तो तृतीय स्टेट के जितने भी लोग थे, बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर, नौकर,
शिक्षक, ये सब लोग कर को पे करते थे, केवल तृतीय स्टेट वाले लोग। अब अगला कंडीशन समझते चलिए। अगला कंडीशन है बेटा, यहां पर देखिए, जो 60% जमीन थी वहां पे, फ्रांस की टोटल जो 60% जमीन था, उस जमीन के ऊपर किनका अधिकार था? तो 60% जमीन के ऊपर कुलीन वर्गों का अधिकार था। किसका अधिकार था? कुलीन वर्गों का, चर्च का और तृतीय स्टेट के बड़े व्यवसायी का, मतलब तृतीय स्टेट के भी अमीर लोगों का। समझिएगा, फ्रांस की 60% जनसंख्या, जो फ्रांस की 60% जो जमीन था, जो लैंड प्रॉपर्टी थी, जो जमीन था, जो भूमि था, उसके ऊपर किसका अधिकार था? तो पादरी वर्ग का, चर्च का अधिकार था, कुलीन वर्गों का अधिकार था और तृतीय स्टेट के भी बड़े धनाढ़ लोगों का, धनी लोगों का अधिकार था 60% जमीन पर। बाकी 40% में अन्य लोग थे। और भी घटना देखिए, 90% फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% लोग किसान थे। कितने परसेंट लोग? 90% लोग। कितना अन्याय की बात है भाई। जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको पास ज्यादा भूमि होनी चाहिए, तब न समानता होगा। ये तो पता चलता है कि असमानता वहां पर व्याप्त थी, क्योंकि 60% जमीन पर अधिकार केवल कुछ विशेष वर्गों का ही था, जबकि 90% लोग केवल किसान थे, जो तृतीय स्टेट में आते थे, जो गरीब थे, उसके पास जमीन थी, कुछ भूमिहीन थे, उसके पास कुछ भी भूमि नहीं थी, थोड़ा भी भूमि नहीं था, जमीन नहीं था। तो इससे क्या होता है कि जो चर्च जो था वहां पर, अब विशेषाधिकार क्या था कि चर्च भी लोगों से कर वसूलता था। चर्च क्या करता था? लोगों से कर वसूला करता था। चर्च भी लोगों से साथियों कर वसूलता था। इस बात को भी याद करना है, आप समझ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी घटना घटी एक फ्रांस में, कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, कैसे राजा जनता पर अत्याचार कर रहा है, कैसे जन भागीदारी वाले, जन सेवा वाले कानूनों को नहीं बना रहा है, केवल कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचा रहा है। इससे समाज में कितनी अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है वह नहीं समझने पा रहा है। वह शक्ति के बल पर जनता को दबाने का प्रयास कर रहा है। अब वहां पर क्या होता है फ्रांस में, और घटना को देखिए। जो चर्च थे, जो चर्च के लोग थे, चर्च के लोगों को भी वहां पर एक कर वसूलने का अधिकार मिला हुआ था, और उस कर को कहा जाता था टाइद। टाइड मतलब क्या होता है? टाइड मतलब एक धार्मिक कर था। यह क्या था? यह एक धार्मिक कर था जो कौन वसूलते थे? चर्च के लोग ही वसूला करते थे। धार्मिक कर टाइड जो जनता से वसूला करते थे, तृतीय स्टेट के लोगों से वसूला करते थे। एक विशेषाधिकार उनको मिला हुआ था। मतलब जनता कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। जनता कर पे करते करते अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी उपज कर के रूप में ही सरकार को पे कर देती थी, राजा को पे कर देना पड़ता था। समझ गए? और यही नहीं, सरकारें भी कर लेती थी। सरकारें भी कर लेती थी। सरकारें भी कर लेती थी। सरकार जो थे दो प्रकार के कर लेते थे। कौन कौन से? तो एक होता है टाइल। टाइल मतलब होता है प्रत्यक्ष कर। टाइल मतलब क्या होता है? सरकार भी कर लेती थी, दो प्रकार की कर लेती थी। सरकार कितने प्रकार की कर लेती थी? दो प्रकार की कर लेती थी। एक टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? जैसे अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है, जैसे आज हम लोग बाजार में जितनी भी वस्तुओं को खरीदते हैं दुकानों पे, उसमें लिखा रहता है, कोई भी आप एक छोटा से छोटा सामान लेंगे, आप एक साबुन ही लेने के लिए जाएं, एक टूथपेस्ट लेने के लिए जाएं, उस पर लिखा रहता है कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड। मतलब हम लोग यदि
1 रुपए की टॉफी भी लेने जाएंगे तो उस पे टैक्स हम लोग पे करते हैं, वह अप्रत्यक्ष कर है। मतलब बाजार से जितनी भी चीजों को हम लोग खरीदते हैं उन सब पे टैक्स हम लोग पे करते हैं। जैसे ही किसी वस्तु को आप खरीदेंगे आप टैक्स पे कर देंगे, क्योंकि हम लोग उपभोक्ता हैं, उत्पादक हम लोग नहीं है। हम लोग उत्पादन नहीं करते, हम लोग उपभोक्ता, हम लोग खरीदते हैं। उत्पादित वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं। जो वस्तुओं को बनाता है वह उत्पादक है, और जो उसे खरीद करके यूज करता है वह उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता जो भी दुकान से, बाजार से वस्तुओं को खरीदता है वह टैक्स पे कर देता है। अप्रत्यक्ष कर जो जनता से बिना बताए लिया जाता है, जैसे उस समय भी नमक था, तंबाकू था, इन सब पे अप्रत्यक्ष कर लिया जाता था। प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट लिया जाता था, डायरेक्ट, जैसे आज आय कर है, आपकी आय 5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, यह प्रत्यक्ष कर है जो आपसे बता कर लिया जाता है। समझ गए? तो ये था, मतलब ये कह सकते हैं आप कि सारा बोझ जो था वह जनता पर लाद दिया गया था। करों का सारा बोझ जनता पर लाद दिया गया था। अब क्या होता है, वहां पर फ्रांस में एक जीने का संघर्ष प्रारंभ होता है। क्या होता है वहां पे? जीने का संघर्ष। लोग कैसे जिए? सरकार की नीतियों से, चर्च के द्वारा कर वसूलने से, सरकार के द्वारा कर वसूलने से जनता त्रस्त थी। वहां हाहाकार मचा हुआ था, अकाल पड़ते जा रहे थे। क्या पड़ रहे थे? अकाल पड़ते जा रहे थे। वहां जनसंख्या बढ़ती जा रही थी लोगों की। इस तरह से समाज में परिवर्तन कैसे होते चले गए, अब उस चीजों को हम लोगों को समझना है। आइए हम सब यहाँ पर देखें कि जीने का संघर्ष कैसे होता है। तो जीने के संघर्ष में आप देखेंगे बच्चों कि फ्रांस की जनता तो त्राहिमाम कर ही रही थी अपने राजा की नीतियों के चलते, लुई 16 की नीतियों के चलते। अब वहां पे क्या होता है कि जो फ्रांस की जनता थी, वहां की जनसंख्या अगर देखा जाए, यदि वहां का जनसंख्या देखा जाए, जनसंख्या कितना था, तो 1715 ईस्वी की बात किया जाती, 1715 ईस्वी का, तो वहां की जनसंख्या जो थी वह 2.3 करोड़ थी। और यदि यही बात किया जाए कि 1789 की बात किया जाए तो वहां की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? जनसंख्या बढ़ेगा तो अनाज की मांग भी बढ़ेगी, अनाज की मांग भी बढ़ेगी ना, अनाज की मांग भी बढ़ेगी। अनाज की मांग बढ़ेगी तो भाई महंगाई भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। अब महंगाई जिस गति से बढ़ रहा था, जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहा था, अनाज की मांग जिस गति से बढ़ रहा था, महंगाई जिस गति से बढ़ रहा था, उस गति से लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी भी बढ़ना चाहिए ना, मजदूरी नहीं बढ़ रहा था, और सूखा पड़ता जा रहा था, अकाल हो रहा था, उत्पादन नहीं हो रहे थे। फसल उत्पादन होगा तभी तो जनता कर देगी ना राजा को, उत्पादन होगा ही नहीं, जबरदस्ती कर लिया जाएगा तब जनता के पास तो एक ही रास्ता है, विद्रोह की रास्ता, क्रांति की रास्ता। तो इसी तरीके से उत्पादन न होने लगा, लोग भूखे, कितने लोग मरने लगे, वस्तुएं महंगी होती चली गई, महंगाई बढ़ता चला गया, मजदूरी दर में गिरावट आती चली गई, मजदूरी उस गति से नहीं बढ़ा। जब नहीं बढ़ा तब वहां पर एक चीज प्रारंभ होता है कि मध्यम वर्ग जो था, क्या था? एक जो मध्यम वर्ग था वहां पर एक विशेषाधिकारों की मांग करता है। अब एक प्रारंभ होता है कि मध्यम वर्ग जो था
विशेषाधिकारों की मांग प्रारंभ करता है। मध्यम वर्ग विशेषाधिकारों की मांग करता है। मध्यम वर्ग कौन होते हैं? देखिए, किसी भी देश में समाज में देखिए, आप देखेंगे कि समाज में क्या होता है कि समाज में एक उच्च वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो समाज में जो उच्च वर्ग है यह क्रांति नहीं करता है, क्योंकि इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिसे आवश्यकता होगा वही घर से बाहर निकलेगा। जिसके घर में सारे सामान, सारी चीजें हैं, उसे क्रांति करने की क्या आवश्यकता? वो क्रांति नहीं करता। निम्न वर्ग है, यह भी क्रांति नहीं करता, क्योंकि जानता है कि मैं क्रांति करने जाऊंगा तो हमारे घर के जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि जब तक रोज कमाएंगे नहीं तब तक रोज खाएंगे नहीं। एक दिन न कमाए तो भूखे सोना पड़े परिवार के लोगों को। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मध्यम वर्ग होता है, किसी भी क्रांति में मध्यम वर्गों का विशेष योगदान होता है। कहीं भी क्रांति प्रारंभ होती है विश्व में, यदि हुआ भी है, यदि होगा भी, तो मध्यम वर्ग के सहयोग से बिना नहीं हो सकता, क्योंकि मध्यम वर्ग में लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ पैसे वाले भी होते हैं जो विरोध कर सकते हैं, जिनमें एक विचार उत्पन्न होते हैं। तो उसी तरीके से फ्रांस में भी जो निम्न, जो तृतीय स्टेट था, तृतीय स्टेट में जो वकील थे, जो पढ़े लिखे, जो मजदूर, जो व्यवसायी वर्ग थे, जो ऊन, रेशम वगैरह का उद्योग करके, बेच करके, फायदा कमाकर पैसे जमा किए थे, उन लोगों ने क्रांति करने के लिए विचार बनाया और उन लोगों ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे, और इस तरीके से विरोध हुआ कि मैं आपको बता दूं कि विरोध इस गति से बढ़ा कि वहां की जनता जो मध्यम वर्ग थी, उन लोगों ने कहना यह प्रारंभ कर दिया कि विशेषाधिकारों की मांग प्रारंभ करता है। मतलब विशेषाधिकारों की मांग प्रारंभ करता है। किसकी मांग करता है? तो समाप्त, विशेषाधिकारों की मांग समाप्त करने की, विशेषाधिकारों की मांग क्या करता है? विशेषाधिकारों की मांग, मध्यम वर्ग विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग करता है। विशेषाधिकारों को समाप्त करने की विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग करता है कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेष सुविधा मिल रहा है, उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ऐसे विशेषाधिकार समाप्त हों। क्योंकि टैक्स यदि पे करेंगे तो तीनों वर्गों के लोग टैक्स पे करेंगे, और समाज में योग्यता परिचायक होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर विशेषाधिकार प्रदान किया जाए, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां हों, भेदभाव न किया जाए। ये मध्यम वर्ग के लोगों का मांग था कि विशेषाधिकार समाप्त किया जाए। और यहां पर इसी क्रम में मध्यम वर्ग जो था, इसी क्रम में कुछ दार्शनिक भी हुए, जो दार्शनिक बहुत बड़ा योगदान दिए समाज में, फ्रांस की क्रांति में। उन दार्शनिकों में कौन, आप लोग सब चीजों को नोट करते चलिएगा बच्चों। तो जो महत्वपूर्ण लोग थे उसकी मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि कुछ दार्शनिक कौन थे, दार्शनिकों का योगदान क्या था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान क्या था। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें अपने कॉपी में, और इसे आंसर आप लोग लिखिएगा और लिख करके बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान क्या था। तो दार्शनिक जो थे यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आए जिनका नाम था लॉक, जॉन लॉक। इन्हें कहा जाता है जॉन लॉक। एक थे आपके रूसो और एक थे आपके मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे एक आपके, मॉन्टेस्क्यू साहब थे। अब इनकी किताबों का नाम भी पूछता है, इनकी किताबों का नाम क्या है? जॉन लॉक की किताब का एक बहुत प्रसिद्ध किताब है इनका, जिनका नाम है
टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, एक किताब है इनका गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया है, तो दैवीय सिद्धांत का खंडन किया है। दैवीय खंडन किया है। तो रूसो की किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉस। ये इनकी पुस्तकें हैं, पुस्तकों का नाम याद रहना चाहिए। जॉन लॉक ने किताब लिखा टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। इन्होंने क्या किया, दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। और रूसो ने किताब लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो ने जो किताब लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने कहा कि समाज कैसा हो। इन्होंने कहा कि जो समाज है, मतलब सामाजिक अनुबंधों पर आधारित सरकारें हों। सामाजिक अनुबंधों पर आधारित सरकारें हों। सरकार जनता के सहयोग से सरकार बने, मनमाने तरीके से सरकार न बने। एक वंश का ही वंशानुगत शासन न चले। जनता जिसे पसंद करेगी, जनता जिसे चुनेगी, वह शासन करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में कहा कि शक्ति का बंटवारा, मतलब सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। कैसे बंटवारा होना चाहिए, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका उसका पालन और व्याख्या करेगी। सरकार के 3 अंगों में शक्तियों का विभाजन होनी चाहिए। जैसे यूएसए में आजादी, जब 13 उपनिवेश अमेरिका के जब आजाद हो गए, तो आजाद उपनिवेश में भी अमेरिका में इसी व्यवस्था को अपनाया गया था मॉन्टेस्क्यू के, कि सत्ता का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, मतलब सरकार के अंग बनाए जाए 3, और सरकार के अंगों में शक्तियों को बांट दिया जाए। जैसे लुईस 16 अकेला शासन करता था, वैसा शासन सही नहीं है। शक्तियों को बांट दिया जाए, अनेक लोग शासन करेंगे। शक्तियां थोड़ा कुछ उनको दे दिया जाए, कुछ उनको दे दिया जाए, कुछ उनको दे दिया जाए। शक्तियों को बांट देने पर कोई अपने मनमाना कोई नहीं कर सकता है। मनमाना करेगा तो दूसरा कहेगा कि भाई तुम मनमाना नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास भी शक्ति है। समझ गए, तो शक्तियों को बांट देना सही होता है, तभी शासन सही तरीके से संचालित हो सकती है। तो ये दार्शनिकों का योगदान था। जॉन लॉक ने जो किताब लिखा दैवीय सिद्धांत का खंडन, मतलब पहले जब लुईस 16 को राजा का अंश माना जाता था, देवता का अंश माना जाता था, मतलब राजा क्या है, तो देवता का अंश है। देवता राजा को भेजे हैं जनता पर शासन करने के लिए, ये माना जाता था। इसलिए राजा का विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बात का खंडन किया जॉन लॉक ने, और उसने दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। और ये दार्शनिक थे जिन्होंने अपने विचारों से समाज में नए विचार को लेकर के आए, और इसका प्रचार प्रसार किया गया। इन विचारों का प्रचार प्रसार भी बड़े स्तर पर किया गया जनता में। अखबारों में छापे गए, पंपलेटिंग माध्यम से छापा गया, और जो अखबार थे, जो न्यूज़पेपर थे, वो बोल बोल कर पढ़े जाते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इन सब बातों को सीख सकें, सुन सकें, और वो भी जागरूक हो सकें, और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सकें। तो साथियों, आज तक हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।